नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हमने लीवर सिरोसिस के बारे में जाना कि लीवर सिरोसिस क्या होता है, उसका एग्जैक्ट कॉज हमने जाना और लीवर सिरोसिस के टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने अभी पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार विजिट करें ताकि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आए। आज की क्लास में हम लीवर सिरोसिस के साइन एंड सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस होता है तो उसके बाद में उस व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देंगे। अच्छा, हमें पता है कि लीवर सिरोसिस जो है वो लीवर की डिजीज़ है, यानी कि इस बीमारी के अंदर हमारा लीवर डैमेज होने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि हमारा लीवर डैमेज हो चुका है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लीवर के फंक्शन समझते हैं कि लीवर क्या क्या फंक्शन करता है। तो हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारा लीवर जो है वो बहुत सारे तरीके के काम करता है और उन काम के अंदर एक तो ये प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसके अलावा ये विटामिन के का सिंथेसिस करता है, जो हमारा लीवर है वो विटामिन के का सिंथेसिस करेगा। उसके अलावा ये बाइल का सिंथेसिस करता है, जो हमारा लीवर है वो बाइल का सिंथेसिस करेगा। एंड उसके अलावा ये बिलीरुबिन को एक्सक्रिएट करने का काम करता है, बिलीरुबिन को बॉडी से एक्सक्रिएट करने का काम करेगा, बिलीरुबिन एक्सक्रिएशन का काम करता है। एंड उसके अलावा इसके अंदर एक साइकिल चलती है जिसका नाम है यूरिया साइकिल। तो हमारा लीवर जो है वो बहुत सारे काम करता है, अलग अलग तरीके के इसके फंक्शन हैं। तो मैंने आपको कुछ 4-5 फंक्शन बताए जिसमें मैंने कहा कि ये लीवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी लीवर के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बनता है। उसके अलावा ये विटामिन के का सिंथेसिस करता है, बाइल का सिंथेसिस करता है, बॉडी से बिलीरुबिन को बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि बिलीरुबिन क्या है, हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उससे बाहर निकालने का काम करता है। एंड उसके अलावा यूरिया साइकिल का काम करता है। अब हमारा लीवर जो कि डैमेज हो चुका है वो इन सभी फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? तो हमने कहा कि सर सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब लीवर डैमेज हो चुका है तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। अच्छा, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं? तो हम सबको पता है कि एक होता है एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है, ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, फ्लूइड है, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर लगेगा हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर। यानी ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, इस फ्लूइड को इस ब्लड वेसल्स के अंदर रखने का काम करेगा। और इसके बाहर लगता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, इस फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो अब हमारा लीवर डैमेज हो चुका है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। और एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर भी मेंटेन नहीं हो रहा है। और ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, इसका मतलब ये जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आएगा और बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगी, ईडिमा। जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगी, ईडिमा। ठीक है, और जो ईडिमा है वो ज़्यादातर पेरीफेरल देखने को मिलती है, यानी पेरीफेरल ईडिमा, पेरीफेरल ईडिमा। तो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हुआ जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस नहीं हुआ इसका मतलब है कि ऑन्कोटिक प्रेशर भी मेंटेन नहीं होगा और कंडीशन कौन सी अराइज हो जाएगी, ईडिमा। तो एक सिम्टम्स हमें देखने को मिला है पेरीफेरल ईडिमा। अच्छा, सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन एक होता है ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन का काम होता है हमें इन्फेक्शन से बचाने का। ये एंटीबॉडी बनाता है ग्लोब्यूलिन, और एंटीबॉडी हमें इन्फेक्शन से बचाती है। अब लीवर डैमेज हो चुका है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है और ग्लोब्यूलिन भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो सेकंड हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहा है इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। उसके अलावा
उसके अलावा हमने कहा कि इसके अंदर विटामिन के का सिंथेसिस होता है, यानी लीवर जो है वो विटामिन के का सिंथेसिस करता है। अब हमारा लीवर तो डैमेज हो चुका है तो विटामिन के का सिंथेसिस भी नहीं होगा। और विटामिन के क्या काम करता है, विटामिन के क्या काम करता है, तो ये क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। अब विटामिन के नहीं बनेगा, उसकी वजह से क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, और क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मतलब हो सकता है हमारे नोज से ब्लीडिंग आए, हमारे वोमिटिंग से ब्लीडिंग आए, हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस आपको देखने को मिल सकती है। एपिस्टेक्सिस हमें देखने को मिल सकती है, एपिस्टेक्सिस हमें देखने को मिल सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, और विटामिन के क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर बनाने का काम करता है। अब हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा। विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि अब ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ चुके हैं। अच्छा, ब्लीडिंग में मैंने आपको बताया कि हेमेटेमेसिस हो सकता है, पेशेंट को एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इरिदिमा इनफाम देखने को मिल सकता है। इरिदिमा इनफाम, जो हमारी हथेलियां हैं उनमें आपको इरिदिमा देखने को मिल सकता है, उसमें थोड़ा बहुत रेडनेस देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हमने कहा कि जो लीवर है सर वो बाइल का सिंथेसिस करता है, और बाइल क्या काम करते हैं, वो फैट का एमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। अब हमारा लीवर डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से बाइल का सिंथेसिस नहीं होगा। बाइल का सिंथेसिस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि अब फैट का डाइजेशन भी नहीं होगा। तो जैसे ही हम फैट खाएंगे तो उस फैट का डाइजेशन नहीं होगा, और वो स्टूल के साथ पास आउट होगी, और फैट का स्टूल के साथ पास आउट होना कहलाता है स्टीटोरिया। फैट का स्टूल के साथ जाना कहलाता है स्टीटोरिया। ठीक है, तो जो लीवर है वो बाइल का सिंथेसिस नहीं करेगा, उस वजह से फैट का डाइजेशन नहीं होगा, और फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो फैट जो है वो स्टूल के साथ चली जाएगी। उसके अलावा लीवर जो है वो बिलीरुबिन को एक्सक्रिएट करने का काम करता है। जो लीवर है हमारा वो बिलीरुबिन को, वो स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में, स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में स्टूल से पास आउट करता है। जो लीवर है हमारा वो बिलीरुबिन को स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में तो स्टूल से पास आउट करेगा, और यूरोबिलिन को यूरिन की फॉर्म में, यूरिन से पास आउट करता है। यानी जो लीवर है वो बिलीरुबिन को स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में तो स्टूल से पास आउट करता है, और यूरोबिलिन की फॉर्म में यूरिन से पास आउट करता है, और इनको स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट करवाता है स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन जो है वो बिलीरुबिन को स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट करवाता है, और यहाँ पे यूरोबिलिनोजन जो है वो बिलीरुबिन को यूरोबिलिन की फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो बिलीरुबिन जो है वो स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में तो स्टूल से पास आउट होता है, और यूरोबिलिन की फॉर्म में यूरिन से पास आउट होता है। अब हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं होगा, और उस वजह से ये जो बिलीरुबिन है उसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है तो एक कंडीशन अराइज होती है जिसका नाम है जॉन्डिस। उस कंडीशन का नाम होता है जॉन्डिस, यानी बिलीरुबिन धीरे धीरे हमारे ब्लड में बढ़ेगा, और उस वजह से कंडीशन अराइज हो जाती है जॉन्डिस की, यानी कि पीलिया की। ठीक है, उसके अलावा जो लीवर है वो यूरिया साइकिल चलाता है, यानी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब चूँकि हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से हमें कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और अमोनिया जो है वो हमारे ब्लड में चली जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है, और फिर वो अमोनिया धीरे धीरे हमारे ब्रेन को हानि पहुंचाती है, वो ब्रेन को इरिटेट करती है, और कंडीशन का हम नाम देते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी।
क्योंकि लीवर डैमेज हुआ है उसको तो हमने बोल दिया हेपेटिक। तो लीवर डैमेज होने की वजह से यदि ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो ये यूरिया साइकिल नहीं चला पाता है हमारा लीवर, जिस वजह से अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी और अमोनिया का लेवल धीरे धीरे ब्लड में बढ़ेगा। हमें अमोनिया की वजह से लीवर एस्ट्रेक्सिस देखने को मिलेगा, लीवर एस्ट्रेक्सिस देखने को मिलता है। लीवर एस्ट्रेक्सिस का मतलब होता है फ्लैपी ट्रिमर। फ्लैपी ट्रिमर, हमारे हाथ में फ्लैपी ट्रिमर आएंगे, फ्लैपी ट्रिमर ड्यू टू अमोनिया, ड्यू टू अमोनिया, यानी अमोनिया का लेवल बढ़ने की वजह से हमारे हाथ में इस तरीके से ट्रिमर आएंगे, फ्लैपी ट्रिमर, उसको हम बोलेंगे लीवर एस्ट्रेक्सिस। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है फिटर हेपेटिकस, फिटर हेपेटिकस, और फिटर हेपेटिकस का मतलब होता है फ्रदी स्मेल, फ्रदी स्मेल। अमोनिया का लेवल बढ़ने की वजह से लीवर डैमेज होने की वजह से जो टॉक्सिन सब्सटेंस होंगे जैसे सल्फर है, ये सारे जो सब्सटेंस होंगे उनका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, और ब्लड में बढ़ने की वजह से हमें देखने को मिलेगा फिटर हेपेटिकस। और फिटर हेपेटिकस का मतलब होता है फ्रदी स्मेल, ठीक है। फिटर हेपेटिकस का मतलब होता है फ्रदी स्मेल। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि लीवर डैमेज हो चुका है, जिस वजह से जो टॉक्सिन सब्सटेंस होंगे, जो टॉक्सिन सब्सटेंस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में सल्फर, ये सब क्या होंगे, लेवल, इनका लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमें कंडीशन देखने को मिलेगी फिटर हेपेटिकस। तो मैंने आपको क्या कहा कि लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, लीवर डैमेज होने की वजह से वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। लीवर के क्या फंक्शन थे? प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, विटामिन के सिंथेसिस, बाइल का सिंथेसिस, बिलिरुबिन का एक्सक्रिएशन एंड यूरिया साइकिल। अब लीवर डैमेज हो चुका है, जिस वजह से वो सारे काम नहीं कर पाएगा, और ये सारे काम नहीं कर पाता है तो हमें कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सर लीवर डैमेज हो चुका है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा और एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, जिस वजह से हमें एडिमा देखने को मिलेगी। और वो एडिमा कौन सी होगी? पेरीफेरल एडिमा। ग्लोबुलिन नहीं बनेगा, उस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा, उस वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ब्लीडिंग में हमें हेमेटोमेसिस और एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा, और इरिदिमा इन पाम देखने को मिलेगा। बाइल का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस वजह से फैट का डाइजेशन नहीं होगा, और कंडीशन अराइज हो जाएगी स्टीटोरिया की। बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और कंडीशन अराइज हो जाएगी जॉन्डिस वाली। उसके अलावा जो यूरिया साइकिल नहीं चलेगी तो अमोनिया जो है वो बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं होगा और उसका लेवल ब्लड में बढ़ेगा, धीरे धीरे वो ब्रेन में पहुंचेगा। कंडीशन को हम नाम देंगे हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। उसके अलावा अमोनिया की वजह से हमें लीवर एस्ट्रेक्सिस देखने को मिल रहा है, यानी फ्लैपी ट्रिमर देखने को मिलेगा, एंड ब्लड के अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से कंडीशन कौन सी अराइज हो जाएगी? फिटर हेपेटिकस। और फिटर हेपेटिकस का मतलब होता है फ्रदी स्मेल। इसके अलावा हम कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है, वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, फटीग देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स है, ये लिवर सिरोसिस में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसके अंदर हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। और इसके अलावा आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है? तो जैसे मान लीजिए ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है। अब चूंकि हम सबको पता है कि हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, अब लीवर डैमेज हो चुका है तो इसके पीछे होती है, आप सभी को पता है, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन अलग अलग जगह से आती है और अपना जो ब्लड है वो इसके अंदर ड्रेन करती है लीवर के अंदर। अब लीवर हमारा डैमेज हो चुका है, जिस वजह से लीवर के अंदर जो ब्लड आएगा वो ये रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीवर डैमेज हो चुका है तो पोर्टल वेन से जो भी ब्लड आएगा वो ये रिसीव नहीं कर पाएगा। रिसीव नहीं करने की वजह से ये ब्लड या फ्लूइड जो है वो वापस से पोर्टल वेन के अंदर जाएगा। लीवर डैमेज हो चुका है, इस वजह से ये फ्लूइड या ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएगा और वो फ्लूइड वापस से बैक फ्लो होगा और पोर्टल वेन में जाएगा, और पोर्टल वेन में जाने के बाद में पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ने लगेगा और कंडीशन को हम नाम देंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। लीवर सिरोसिस की वजह से हमें पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। हमारा लीवर डैमेज हो चुका है, उस वजह से हमें पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। अच्छा, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर एक वेन आती है स्प्लीनिक वेन, जो कि स्प्लीन से निकलती है। अब ये फ्लूइड धीरे धीरे बैकवर्ड होकर हमारे स्प्लीन में जाएगा
जिसकी वजह से हमें स्प्लीन के अंदर सूजन देखने को मिलेगी। स्प्लीन जो है वो इनलार्ज होने लगेगा और कंडीशन को हम नाम देंगे स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। कंडीशन को हमने नाम दे दिया है दोस्तों स्प्लीनोमेगाली। लीवर डैमेज होने की वजह से हमें पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिली और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हमें स्प्लीनोमेगाली देखने को मिली है। उसके अलावा हमें पता है कि जो पोर्टल वेन है उसके अंदर गैस्ट्रिक वेन है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये भी निकलती है। अब जो गैस्ट्रिक वेन है वो ड्रेन करती है हमारे ईसोफेगस से। एक तो ये ईसोफेगस से ब्लड को ड्रेन करती है और साथ में ये स्टोमक से ब्लड को ड्रेन करती है। जो इस गैस्ट्रिक वेन है वो ईसोफेगस के ज़्यादातर लोअर पार्ट से ब्लड को ड्रेन करेगी। अब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से इस गैस्ट्रिक वेन का प्रेशर भी बढ़ेगा। गैस्ट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो लोअर ईसोफेगस की वेन होगी उनका प्रेशर भी बढ़ेगा और कंडीशन जो है वो अराइज होगी ईसोफेजियल वेरिसेस। ईसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है। पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी हेपेटिक वेन का प्रेशर बढ़ा, हेपेटिक वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से ईसोफेगस की वेन का प्रेशर भी बढ़ा और कंडीशन अराइज होगी ईसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है। अब गैस्ट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे स्टोमक की वेन का प्रेशर भी बढ़ा, स्टोमक की वेन का प्रेशर बढ़ा, उस वजह से हमें क्या देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग, क्योंकि ये वेन रेप्चर हो सकती है, उस वजह से स्टोमक के अंदर ब्लीडिंग देखने को आपको मिल सकती है। और यदि ये ब्लड वोमिटिंग के साथ चला गया तो हमें हेमेटेमेसिस भी देखने को मिल सकती है, हेमेटेमेसिस भी देखने को मिल सकती है। और धीरे धीरे यदि ज़्यादा फ्लूइड स्टोमक की तरफ आने लगेगा तो स्टोमक में हमें स्टोमक के अंदर फ्लूइड भरने लगेगा और उस कंडीशन को हम नाम देंगे असाइटिस, उस कंडीशन को हम नाम देंगे असाइटिस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से एक तो हमें ईसोफेजियल वेरिसेस देखने को मिलेगा, उसके अलावा स्टोमक की वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ की वेन जो है वो रेप्चर होगी और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर ये ब्लड जो है वो वोमिटिंग के साथ जा रहा है तो उसे हम हेमेटेमेसिस बोलेंगे और यदि बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर चुका है हमारे स्टोमक में तो कंडीशन को हम नाम देंगे असाइटिस। उसके अलावा हमारी इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड को लेके जाती है, उन वेन का प्रेशर भी बढ़ेगा। उन वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की वेन का प्रेशर भी बढ़ेगा और उनमें भी आपको रेप्चर देखने को मिल सकता है। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन की वेन का प्रेशर बढ़ रहा है, यदि स्मॉल इंटेस्टाइन की वेन का प्रेशर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और वो ब्लड जो है वो धीरे धीरे जाएगा स्टूल के साथ, वो जो ब्लड है वो स्टूल के साथ पास आउट होगा और इस स्टूल के साथ यदि ब्लड आएगा तो उसे हम नाम देंगे मेलेना, ठीक है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ब्लड आता है स्टूल के साथ तो वो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे मेलिना। मेलिना का मतलब होता है ओल्ड ब्लड विथ स्टूल या डार्क ब्लड विथ स्टूल। तो आपको एक कंडीशन देखने को मिल सकती है मेलिना। अच्छा, उसके अलावा यदि लार्ज इंटेस्टाइन की वेन में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन की वेन यदि लार्ज इंटेस्टाइन की वेन का प्रेशर बढ़ा है उस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और लार्ज इंटेस्टाइन में यदि ब्लीडिंग होगी और वो ब्लड यदि स्टूल के साथ पास आउट होगा तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे हेमेटोचीजिया, हेमेटोचीजिया। क्योंकि यदि लार्ज इंटेस्टाइन के वेन का प्रेशर बढ़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन की वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ ब्लीडिंग आएगी और वो ब्लड जो है वो स्टूल के साथ पास आउट होगा तो कंडीशन को हम बोल देंगे हेमेटोचीजिया। हेमेटोचीजिया का मतलब होता है फ्रेश ब्लड विद स्टूल, फ्रेश ब्लड विद स्टूल। एंड मेलिना का मतलब होता है डार्क ब्लड, डार्क या ओल्ड ब्लड विद स्टूल, डार्क या ओल्ड ब्लड विद स्टूल। तो जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्टोमक हो गया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई हमारी। तो सपोज यदि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं की यहाँ की वेन है या यहाँ की वेन है, यदि ये रेप्चर हुई है
इनका प्रेशर बढ़ा, इनमें रेप्चर आपको देखने को मिला और इनमें ब्लीडिंग देखने को मिली है, तो ये जो ब्लड है वो ट्रेवल करता करता स्टूल के साथ पास आउट होगा, तो ये पुराना हो जाएगा। हमने कंडीशन को नाम दे दिया है मेलिना। और यदि लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं की वेन जो है वो रेप्चर हुई है और ब्लीडिंग हुई है, तो ब्लड जब स्टूल के साथ पास आउट होता है तो वो होता है फ्रेश ब्लड। कंडीशन को हमने नाम दे दिया हेमेटोचीजिया। ठीक है। तो गैस्ट्रिक वेन का यदि प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमें एसोफेजियल वेरिसेस देखने को मिलती है, हेमेटोमेसिस देखने को मिलता है, असाइटिस हमें देखने को मिलता है। यदि इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन या सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो उस वजह से हमें मेलिना एंड हेमेटोचीजिया देखने को मिलेगा। ठीक है। और बॉडी से फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उस वजह से हमें एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हैं। पहले हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़े कि यदि हमारा लीवर डैमेज होगा तो वो सारे काम नहीं कर पाएगा जो लीवर करता है। उसके अलावा हमें पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिला, और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में अपीयर हो सकते हैं वो हमने डिस्कस करी। मैंने कहा कि यदि हमारा लीवर डैमेज हो चुका है तो वो ब्लड को रिसीव नहीं करेगा, जिस वजह से पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा, और कंडीशन को हम नाम देंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। एंड उसके बाद में यदि पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्लीन का प्रेशर भी बढ़ेगा, नाम दे दिया हमने स्प्लीनोमेगाली। एंड उसके बाद में गैस्ट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा। और इनका यदि प्रेशर बढ़ता है तो कौन कौन सी कंडीशन अराइज हो जाती है जो हमने आपको बता दी है। ठीक है। इसके अलावा यदि लार्ज इंटेस्टाइन की वेन का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है मान लीजिए, यदि लार्ज इंटेस्टाइन का प्रेशर बढ़ेगा तो उस वजह से एनएस की वेन का प्रेशर भी बढ़ेगा, और एनएस की वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे आपको हेमोरॉइड्स या पाइल्स भी देखने को मिल सकती है, पाइल्स या हेमोरॉइड्स भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की वेन का प्रेशर बढ़ेगा और उस वजह से एनएस की वेन का प्रेशर बढ़ेगा और एनएस की वेन में स्वेलिंग देखने को मिलेगी या वहाँ पे रेप्चर होगा, तो उस कंडीशन को हम नाम दे देंगे पाइल्स या हेमोरॉइड्स। ठीक है। तो इसके अलावा लीवर सिरोसिस के अंदर हमें पेन भी देखने को मिलेगा, और जो पेन होगा वो कहाँ होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो हमने सिम्टम्स की बात कर ली है कि लीवर सिरोसिस के अंदर हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि लीवर सिरोसिस होने के बाद में हम कौन कौन सी डायग्नोसिस करेंगे। लीवर सिरोसिस होने के बाद में हम कौन कौन से डायग्नोसिस करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम कौन सा डायग्नोसिस करने वाले हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, यानी हमें पेशेंट से या उसके जो रिलेटिव्स हैं उसके साथ वाले उनसे हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। हिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने कहा था कि लीवर सिरोसिस जो है उसका एग्जैक्ट कॉज क्या होता है, एल्कोहल। तो पेशेंट से हमें पूछना है कि कहीं भैया आप एल्कोहल पीते हो कि नहीं पीते हो, तो एल्कोहलिज्म की हमें हिस्ट्री लेनी है। उसके अलावा आप पूछना है पेशेंट से कि भैया आपको पहले कभी हेपेटाइटिस ए बी सी डी इस तरीके का वायरस तो वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी इनकी हमें हिस्ट्री लेनी है। उसके अलावा पेशेंट से हमें कोलीलिथियासिस के बारे में पूछना है कि पेशेंट को पहले कभी कोलीलिथियासिस तो नहीं हुआ था, पेशेंट को हमें कोलीलिथियासिस के बारे में पूछना है। एल्कोहलिज्म की हिस्ट्री लेनी है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी की हिस्ट्री लेनी है। उसके अलावा पेशेंट से पूछना है कि भैया आपका कभी राइट साइडेड हार्ट फेल तो नहीं हुआ है। पेशेंट से हमें पूछना है कि भैया आपका राइट जो साइड का हार्ट है वो कभी फेल तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने टाइप्स में पढ़ा था कि जो हार्ट है उसका राइट साइड वाला जो राइट हार्ट साइड है हार्ट की, यदि वो फेल हो जाए या वो काम करना बंद कर दे तो उसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। तो हमने एक तरफ कहा था कि जो लीवर सिरोसिस है उसका एक टाइप होता है कार्डियक सिरोसिस, जो कि हुआ था राइट हार्ट फेलियर की वजह से। तो हम इस तरीके से हम हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्ट कैसे करेंगे, एल्कोहलिज्म के बारे में पूछेंगे, हेपेटाइटिस ए बी सी डी के बारे में पूछेंगे, कोलीलिथियासिस के बारे में पूछेंगे, राइट हार्ट फेलियर के बारे में पूछेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट के अलावा हम बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं।
पेशेंट का हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। कुछ तो हमें देख के ही पता चल जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो इसके अंदर हमें जॉइंटिस के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि पेशेंट को जॉइंटिस हुआ है देखते ही पता चल जाएगा कि पेशेंट को जॉइंटिस हुआ है। उसके अलावा हमें एनीमिया का भी देख के पता चल सकता है, क्योंकि उसकी स्किन कलर जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। एंड इरिदिमा इन पाम हमें देखने को मिल सकता है, इरिदिमा इन पाम देखने को मिल सकता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम बॉडी को असेस करेंगे अलग अलग मेथड्स के द्वारा। उसके अलावा हम पेशेंट की सीबीसी कर सकते हैं, ठीक है, सीबीसी हमने कर ली है, एलएफटी हमने करी पेशेंट की, यूएसजी हम कर लेंगे, सोनोग्राफी, ईआरसीपी करेंगे, ईआरसीपी कर लेंगे। इसके अलावा हम सीटी एमआरआई कर सकते हैं, सीटी एमआरआई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको कॉमन से टेस्ट बताया है कि लीवर बायोप्सी, लीवर सिरोसिस के अंदर हम कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे। तो उसके अंदर हमने कहा कि सर हम एक तो हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीबीसी हम करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली है, लीएफटी करेंगे, एलएफटी करेंगे, यूएसजी करेंगे, ईआरसीपी हम कर लेंगे, सीटी एमआरआई कर लेंगे। उसके अलावा जो इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होगा वो है लीवर बायोप्सी। जो इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होगा लीवर सिरोसिस का वो होता है लीवर बायोप्सी। इट इज़ द कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस, इट इज़ द कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस फॉर लीवर सिरोसिस, ठीक है। और लीवर सिरोसिस करते समय हमें पेशेंट को या तो सुपाइन पोजीशन देनी है, लीवर बायोप्सी करते समय या तो हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन में रखना है, या फिर हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, या हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। तो ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। और लीवर बायोप्सी करने के बाद में हमें पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देनी है, राइट लेटरल पोजीशन देनी होती है, राइट लेटरल पोजीशन। तो बायोप्सी करने के बाद में हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, राइट लेटरल पोजीशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने लीवर सिरोसिस के साइन एंड सिम्टम्स पढ़े कि जब लीवर सिरोसिस किसी पेशेंट के अंदर होता है तो उसमें हमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हमने कुछ कॉमन डायग्नोसिस के बारे में पढ़े और इसका जो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। बाकी बचा इसका ट्रीटमेंट, वो हम फर्दर क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।